ओके चलिए. So now we are going to start with a new chapter. We are going to start with the series of FEMA. ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. ये एक्ट है क्या? फॉरेन कंट्रीब्यूशन समझिएगा. जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि इंडिया का पॉलिटिकल कोई पर्सन, मोदी जी, ठीक है, मोदी जी बाहर जाते हैं और बाहर इनको बहुत सारी या बाहर से बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं, मिलते ही हैं, है? खुश आप ऐसे हो गए, आपको पता है क्या मिलता है? हाँ हैं, फ्री में मोदी जी चलेंगे उसमें कि हम लोग के लिए हैं? अहमदाबाद तो आएगा इनटू पिक्चर. अच्छा, तो बेसिकली जैसे कोई भी पॉलिटिकल पर्सन है, पॉलिटिकल पार्टी है या लीडर है, अगर हम ये कहें कि किसी फॉरेन कंट्री से उसको बहुत कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ठीक है, वहां से फॉरेन कॉइन्स मिल रहे हैं, करेंसीज मिल रही हैं, या बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी मिल रही है. हॉस्पिटैलिटी समझ गए? मोदी जी बाहर गए, ठीक है, उनको वहां रहना, खाना, घूमना फिरना सब फ्री. तो कहीं ना कहीं एक ये डाउट अराइज होता है कि भाई इतना क्यों? जैसे अभी आपने कहा मोदी जी को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वो गिफ्ट आपको पता है मोदी जी को नहीं मिल रहे, प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं. और ये जितने भी सोवेनियर्स होते हैं जो दूसरी कंट्री से हमको मिलते हैं, मोदी जी को मिलते हैं, ये आपको पता है उनके म्यूजियम में जमा होते हैं, वो घर लेके नहीं जाते. आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स को बाहर की कंट्री से गिफ्ट्स मिले हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. वो सरकार की प्रॉपर्टी होती है और गवर्नमेंट म्यूजियम में होता है, वो अपने घर नहीं ले जाते. लेकिन अगर हम आपसे कहें उनको पर्सनली गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल जाता है कि आपका उस कंट्री के साथ कुछ ऐसा रिलेशन है. वाई आर यू गेटिंग सो मच हॉस्पिटैलिटी, वाई आर यू गेटिंग सो मच गिफ्ट? वहां पर कहीं एक डाउट अराइज होता है. इस पे ये एक्ट बनाया गया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी किसको मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए. सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी फॉर्म में हो सकता है, शेयर्स, कॉइन्स, करेंसी, कुछ भी, ठीक है, तो उसके लिए आपकी एंटिटी को यहां पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा. जनरली फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन लेगा? जैसे यहाँ के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको फॉरेन डोनेशंस मिल रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, इनको मिल रहा है तो समझ में आता है. लेकिन कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जिनको टोटली बैन कर दिया गया है कि आप किसी भी तरीके का फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हो गए, न्यूज एजेंसीज हो गए. न्यूज एजेंसी समझ गए? ये जो ये टीवी चैनल्स वाले न्यूज होते हैं, न्यूज डिपार्टमेंट्स, इनकी एजेंसीज हो गए, इनके लिए स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है कि आप किसी भी तरीके का फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते. तो ये एक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है किसी भी ऐसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जिससे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपका उस कंट्री से कोई अनफेयर लिंक है. ठीक है, कम से कम लीगली तो नहीं ले सकते. ठीक है, बाकी तो सब ले ही रहे हैं. ओके, तो चला देखते हैं इस एक्ट में है क्या. फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट वाज ओरिजिनली इनैक्टेड टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी. दो चीजें कवर होंगी, एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एक फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, with a view to ensuring that parliamentary institutions, देखो कौन कौन, parliamentary institution, political associations, academic and other voluntary organization, as well as individuals working in important areas of national life may function in a manner consistent with the values of sovereign democratic republic. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनसे हॉस्पिटैलिटी लेके उनको यहाँ की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देते हो, कहीं ऐसा तो नहीं उनसे कंट्रीब्यूशन लेके आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमारी कंट्री के अगेंस्ट जाता हो. इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं. अब इसमें सबसे पहले देखना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट वाज इनैक्टेड, पर्पस क्या था? टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन. रेगुलेट वर्ड का मतलब समझ गए, लॉ बनाया गया है किस चीज पर? एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन. एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन मतलब एक्सेप्ट करना, कैसे एक्सेप्ट करना है और उसको किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है. और फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टेन इंडिविजुअल और एसोसिएशंस एंड प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस. इन्होंने एक लिस्ट दे दी कि वो कौन कौन सी एंटिटीज हैं जिनके लिए प्रोहिबिटेड है, यानी वो तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एक्सेप्टेंस ले ही नहीं सकते.
और जो ले सकते हैं वो किन सिनेरियोज में ले सकते हैं और उसके लिए क्या कराना होगा, ये है वो एक्ट. यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी फॉर एनी एक्टिविटीज डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट. डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट समझ गए कि आपने वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया और फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारी कंट्री के अगेंस्ट हो, ये देखने के लिए ये एक्ट बनाया गया है. अब आइए, सबसे पहले तो सेलिएंट फीचर्स इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पर आओ सीधे रेगुलेशन पे. देखो, सबसे पहले बता रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा. फॉरेन कंट्रीब्यूशन मींस क्या क्या आ जाएगा, डोनेशन. मेनली फॉरेन कंट्रीब्यूशन है डोनेशंस के लिए, जो हम बाहर के देशों से डोनेशंस लेते हैं. फॉरेन कंट्रीब्यूशन मींस डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स. बताओ ये फॉरेन सोर्स क्या हुआ, कोई भी फॉरेन एंट्री. जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम्स चलती है, वो बिल गेट्स फाउंडेशन है, आपने सुना है. बिल गेट्स फाउंडेशन क्या करता है, यहाँ पर जो भी ऐसे लोग हैं जो एजुकेशनल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या गांव वगैरह में जाके बिल गेट्स की तरफ से फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो ऐसी एंटिटीज अगर डोनेशन ले रही है वो तो जस्टिफाइड है. लेकिन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को क्यों लेना है डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों लेना है, इसके लिए उन्होंने रोक लगा दी. ओके, तो ये कह रहे हैं डोनेशन दे सकते हैं, डिलीवरी, डिलीवरी मतलब कोई चीज दे सकते हैं, क्या, ऑफ एनी आर्टिकल नॉट बीइंग एन आर्टिकल given to a person as a gift for his personal use. If the market value in India of such article on the date of such gift is not more than such sum as may be specified. यानी आप कितने रुपए का गिफ्ट दे सकते हैं, इसके लिए भी सरकार ने लिमिट बता दी कि इतने रुपए तक का गिफ्ट अगर आप दे रहे हो उतना तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं हो सकता. आप छोटी सी बात समझिए ना, मान लीजिए आपकी बर्थडे पर आपकी किसी स्पेशल फ्रेंड ने आपको एक महंगा गिफ्ट दिया, तो आपके घर वाले सबसे पहले क्या पूछते हैं, ये किसने दिया, इतने महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत थी. शक समझ गए, आ गया, बस फॉरेन कंट्रीब्यूशन वही है. ठीक है, चिल्लड़ वाले गिफ्ट मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कोई स्पेशल गिफ्ट मिल गया, अब आपकी बर्थडे थी, आपके स्पेशल फ्रेंड ने आपको शर्ट गिफ्ट कर दी ब्रांडेड. ठीक है, अब सबसे पहले मदर्स, अच्छा ये खबर पहुंचाते हैं छोटे भाई बहन, हाँ जो तुम्हारा आए हैं ना, तो एकदम उसने कहा हाँ यही दिक्कत है, बस उनको घूस देनी पड़ती है बेटा, ये प्रोसेस नहीं पता तुम्हें. ठीक, हाँ, और उसके बाद फिर आप भी कम नहीं है, बार बार वही शर्ट पहनेंगे, देख देख के मुस्कुराएंगे, है ना. तो ये सब इंडिकेशंस होते हैं, बस यही फॉरेन सोर्स है. फॉरेन सोर्स समझ गए क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है. ठीक है, बस अब चैप्टर समझ आ जाएगा आपको. ऑफ एनी आर्टिकल नॉट बीइंग एन आर्टिकल, यानी आप कोई आर्टिकल ले सकते हैं, लेकिन अगर उसकी वैल्यू जो इनकी स्पेसिफाइड वैल्यूज हैं उससे ज्यादा होता है तो वो अलाउड नहीं होगा. हम कोई आर्टिकल ले सकते हैं डोनेशन में, और देखो डोनेशन में क्या ले रहे हैं, एनी करेंसी, करेंसी डोनेशन में ले रहे हैं, वेदर इंडियन और फॉरेन. उन्होंने हमें रुपीज में डोनेशन दे दी या उन्होंने हमें डॉलर्स में डोनेशन दे दी, वो भी ठीक है. और ऑफ एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डोनेशन में दे दी. बताओ सिक्योरिटी क्या हुआ, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. ठीक है, ये सब चीजें जब कोई फॉरेन सोर्स हमको दे रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन. ठीक है, अब देखो इसमें एग्जाम्पल देखना. अ कंपनी XYZ बेस्ड इन यूएस, मिला, अ कंपनी XYZ जो कि बेस्ड है यूएस में, ट्रांसफर 20,000 टू अ कंपनी ABC इन इंडिया बाय वे ऑफ डोनेशन. यहाँ पे क्या हुआ, XYZ बाहर की कंपनी थी यूएस की, उन्होंने 20,000 रुपए इंडिया की कंपनी को डोनेशन दिया. द अमाउंट ऑफ 20,000 शैल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. अच्छा, इसी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन 3 देखो क्या था. एनी अमाउंट रिसीव बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स इन इंडिया बाय वे ऑफ फीस इंक्लूडिंग फीस चार्ज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉरेन स्टूडेंट्स. ये बताओ क्या हुआ, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ. और towards cost in lieu of goods in the ordinary course of business shall be excluded from the definition. आप समझे, पीटर इंडिया में पढ़ने आया है. ठीक है, पीटर जो है वो इंडिया में पढ़ाई करने आए. अब जब पीटर को फीस देनी थी तो वो अपने देश से फीस लाया और यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया. क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन हुआ, ये डोनेशन थोड़ी ना है, ये तो भाई फीस है. कह रहे फॉरेन सोर्स से पैसा आ गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिल रहा है, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है. नो, दिस इज नॉट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि दिस इज अ फीस विच इज बीइंग गिवन, क्योंकि वो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है, उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड.
ठीक है, मतलब समझ आ रहा है। अब देखो फॉरेन सोर्स में क्या क्या हो सकता है, कह रहे फॉरेन सोर्स में बाहर की गवर्नमेंट हो सकती है, बाहर की कोई इंटरनेशनल एजेंसी हो सकती है, कोई फॉरेन कंपनी हो सकती है, कॉरपोरेशन हो सकती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो सकती है, अ कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट and more than one half of the nominal capital is held by the government of foreign country. What is the sixth point? कंपनी तो इंडिया की ही है, सिक्स पॉइंट में क्या है, कह रहे कंपनी तो इंडिया की है लेकिन उसका मोर देन हाफ ऑफ द कैपिटल कौन होल्ड करे है, फॉरेन एंटिटी। उससे भी अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाए, ठीक है। इसके अलावा बाहर का कोई ट्रेड यूनियन है, बाहर का कोई ट्रस्ट है, बाहर की कोई सोसाइटी है, क्लब है, कुछ भी है, बाहर की किसी भी एंटिटी से अगर हमें किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सेम एग्जांपल देखो फिर से लिखा है, ठीक है, यूएस से 20,000 रुपए मिले तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लेंगे। अब फॉरेन कंपनी देखो क्या हुई, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल which includes a foreign company within the meaning of Companies Act. Companies Act के हिसाब से बताओ फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है, which is incorporated outside India, बस having place of business in India, सबसे इंपॉर्टेंट बात भूल गए आप, बाहर की है, बाहर काम कर रही है तो हमें क्या मतलब, फॉरेन कंपनी कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो कंपनी होती है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो उसको भी फॉरेन सोर्स मान रहे हैं, ठीक है। अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी, अब बताओ फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है उसको भी फॉरेन कंपनी मान रहे हैं, यानी उससे तुम्हें डोनेशन मिल रहा है तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रेफर टू बिजनेस ऑफ अ फॉरेन कंपनी, हाँ, और अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस फॉरेन में है या वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ये सब के सब क्या मान लिए जाएंगे, फॉरेन कंपनी। नाउ अब मार्क करो इंपॉर्टेंट, हु कैन रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन रिसीव कर सकता है, देखिए एनी पर्सन कैन रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट पॉइंट पढ़ के बताओ ये कैसा इंस्टीट्यूशन है, ये क्या हुए, एक तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी है कि ऐसी एंटिटी जिनका कोई डेफिनेट कल्चर है, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम करते हैं। इसी से समझ में आ रहा है कि उसका नेचर क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए उसको डोनेशंस मिल रहे हैं। वो डोनेशन अगर ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इन एंटिटीज को भी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब समझ गए, जैसे हम लोग क्या जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं वो भी तो लाइसेंस्ड होती है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। सिमिलरली अब हमारी एंटिटी को डोनेशन चाहिए बाहर से, तो अगर यहाँ का कोई एनजीओ बाहर से डोनेशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एफसीआरए एक्ट में, ठीक है। एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन। जब तक आप एफसीआरए में रजिस्टर्ड नहीं है तब तक आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3। अभी सेक्शन 3 पढ़ेंगे कि किनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, कौन ले सकता है, एनी पर्सन जिनका सोशल एजुकेशन कोई बैकग्राउंड हो। सेकेंड एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एंड थर्ड सेक्शन 3 में प्रोहिबिटेड ना हो। अब देखो सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट, हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, देखो कौन नहीं रिसीव कर सकते। फर्स्ट देखो, बताओ ये क्या हो रहा है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। हाँ, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन जो होते हैं ये सबसे चंदा मांगते हैं, आपको पता है। ये जितना भी जब वो होती है ना, कैनवासिंग होती है, जब इलेक्शन का टाइम होता है, तो ये पैसा कहाँ से आता है इनके पास, हम लोग से नहीं आता, ये लेते बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से। ये इनका सिस्टम क्या होता है समझो, ये जितने भी पार्टीज होती हैं ना, ये प्रचार करने के लिए देखो कितने बैनर पोस्टर सब छपवाते हैं। इवन जो इनकी भीड़ होती है, आपको पता है ना, पैसे दे के इकट्ठा करी जाती है, पता है ना आपको। अच्छा, अब आपको लग रहा है ये कहाँ ऑप्शन मिलता है हम वो बाइक चला के तो हम भी जा सकते हैं झंडा लगा के हैं। हाँ, एक्चुअली में दे आर बीइंग पेड, है ना, ये पैसे दे के भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो ये इसमें भी खर्चा होता है, तो ये सारे खर्चे होते हैं। अब ये लोग पैसा लेते हैं, ये जो इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, इनसे,
और इंडस्ट्री क्यों देती है, कंपनीज क्यों देते हैं? हाँ, वो ये कहते हैं कि अगर तुम इलेक्ट होके आ गए फिर तुम वो करोगे जो हम कहेंगे। तो ये चलता है पूरा सीन। अब इन्होंने बड़ा हाथ मारा, ये कहां से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं? अब्रॉड से। ये और खतरनाक है। क्यों कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं? पाकिस्तान से। ठीक है, अब समझ जाओ। बट स्टिल मान लो, इमेजिन कर लो, ठीक है, तो मान लो ये कंट्रीब्यूशन ले रहे पाकिस्तान से, तो यहाँ का इलेक्शन का कैंडिडेट पाकिस्तान से कंट्रीब्यूशन ले रहा है। सोचो अगर वो बन गया गलती से, तो फिर वो क्या करेगा? ठीक है, इसलिए इनके लिए एटलीस्ट लीगली लेना अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। वही तो हमने ये बोला ही है, हमने यही बोला लीगली। ठीक है, लीगली अलाउड नहीं है, बाकी तो वहीं से ही आता है। ठीक है, ये सब बाहर से ही पैसा आता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन नहीं ले सकते करस्पॉन्डेंट कॉल्यूमिनिस्ट। ये करस्पॉन्डेंट समझते हो? ये जो न्यूज करस्पॉन्डेंट होते हैं, न्यूज एजेंसीज होते हैं, जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिक सर्वेंट, जज। बताओ कौन ले रहा है? जज। जज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। जज तो किसी तरह से किसी से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अनबायस्ड पर्सन। ठीक है, मतलब सोच के देखो, ऐसे हम लोग सबूत गवाह की बात करते हैं, जज ही बिका हुआ है तो बात खत्म है ना। आप लगे हुए थे अपने सबूत गवाह को इकट्ठा करने में, पैसे खिलाने में। हमने एक इंसान को पैसा खिलाया, मेरा काम हो गया। जज को बात खत्म। ठीक है, जज भी तो इंसान ही है आफ्टर ऑल। सारे जज ऐसे नहीं होते, बट ठीक है, एटलीस्ट कैमरे पे बोलना पड़ेगा। पब्लिक सर्वेंट, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, member of legislature, political party, organization of a political nature, then association or company engaged in the production or broadcast of audio news, audio visual news, news agencies, ये सब जो होते हैं इनको रिस्की एरियाज माने जाते हैं। ये अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेंगे तो देयर इज अ रिस्क कि आप यहाँ की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या कुछ भी हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है, ये प्रोहिबिटेड है। तो अब देखो क्या हो गया, कौन ले सकता है? जिनका एजुकेशनल सोशल बैकग्राउंड हो, एफसीआरए में रजिस्टर्ड हो और ये ना हो। ठीक है, फाइन। चलो अब देखिए, ये देखो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, ये हमको समझाना जरा क्या है। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड नो सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया shall accept any foreign contribution or acquire any currency from a foreign source on behalf of a political party। अब हमारे देश के लोगों के पास दिमाग बहुत है। उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट फॉर इलेक्शन जो है वो बाहर से नहीं ले सकता। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मिस्टर राम थे, एक कुछ नहीं थे, नॉर्मल थे। उसने कहा तुम ले लो, हमें दे देना। समझ में आया क्या हुआ? किसके लिए बैंड था? पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन के लिए। तो उसने एक ऐसे बंदे को पकड़ा, हु वाज नॉट द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, उससे कहा तुम ले लो और हमें दे देना। बल्कि आपको पता है, नॉट ऑल बट मेनी ऑफ द एनजीओज आर मेड फॉर दिस पर्पस ओनली। सबके लिए नहीं कहेंगे हम, बट बहुत सारी एनजीओ बनाने का पर्पस ये होता है जहां पे ये काम होता है। अब ये एनजीओज को एफसीआरए रजिस्ट्रेशन मिल गया, इनका ऑब्जेक्ट भी है, और इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर लिया, और फिर उन्होंने वो पैसा चैरिटी में लगाने की बजाय क्या किया, इनको दे दिया। तो इन्होंने कहा कि लॉ बना रहे थे, लो हमसे समझो कैसे बनना है। डायरेक्टली नहीं ले सकते ना, हाथ घुमा के दे ले रहे। ठीक है, लेकिन इसके लिए देखो क्या लिखा है, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, and no citizen of India outside India shall accept any foreign contribution on behalf of any political party। वो ही लिखा है इन्होंने, यानी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे पैसा रिसीव नहीं कर सकते। अगर वो कर रहे होंगे तो बताएंगे थोड़ी। ठीक है, ये सब सिर्फ लॉ पढ़ रहे हो, रियलिटी में सब होता है। बट ये कह रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। हाँ बेटा, इसीलिए खोला है उसने। होता है, हाँ, और क्या, पॉलिटिकल पार्टी वाले देखे कहीं ना कहीं एनजीओ से बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो अब डायरेक्टली आई कैन नॉट से, बट कहीं ना कहीं दिस इज रीजन। देयर आर सम गुड पीपल ऑल्सो, बट हाँ, वो उनका पर्पस ही यही है कि एनजीओ खुलवा दिया, अब वहां डोनेशन आ रहे हैं, वो डोनेशन पार कर लिए। नहीं, बट वो ये थोड़ी बोलेंगे कि एनजीओ से हम पैसा लेते हैं, ये नहीं दिखाएंगे ना। वो ये तो ये दिखाएंगे कि हमने बच्चों के लिए यूज करे। अब अपने बच्चों के लिए यूज करे थोड़ी बताएंगे। हाँ, और क्या।
लोग ऐसे कहते हैं ना चैरिटी के लिए पैसा चाहिए। अगेन डिस्क्लेमर ये है, सब ऐसा नहीं करते, आई एम जस्ट टॉकिंग जो ऐसा करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना चैरिटी के लिए पैसा चाहिए, तो चैरिटी के लिए पैसा किया और अपने घर में यूज कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि बचपन से पढ़ा है चैरिटी बिगिंस एट होम, पढ़ा है ना ये लाइन है, तो पैसा लिया और अपने घर में लगा दिया कि भाई सबसे पहले तो हमें ही जरूरत थी, तो अपने घर में पहले लगाया। तो वही चीज है, दे आर नॉट गोइंग टू टेल। इसी तरह नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल डिलीवर एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन विच हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स। नॉर्मल रेसिडेंट ने फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करी और फिर उसने वो फॉरेन करेंसी किसको दे दी? पॉलिटिकल पार्टी को। अब पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हमने थोड़ी फॉरेन सोर्स से लिया, हमने तो मिस्टर राम से लिया, राम तो यहीं के ही हैं। समझ में आया? कह रहे ये नहीं होगा, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, आप किसी भी फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। ठीक है, फाइन। अच्छा अब आओ, हाँ ये आओ जरा, पर्सन टू होम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। अच्छा, इंडिया का एक पर्सन था मिस्टर राम, वो फॉरेन कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, वो फॉरेन कंपनी के लेट से इंडियन ब्रांच में काम कर रहे थे। अब उनकी सैलरी आई फॉरेन से, अब ये लोग सैलरी नहीं लेने दे रहे हैं उसको, कह रहे तुमको सैलरी नहीं देंगे, फॉरेन सोर्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे भाई वो तो काम कर रहा है, ठीक है। कह रहे हैं अगर वो इनमें से कुछ है, जैसे मान लो किसी न्यूज एजेंसी में एंड ही इज एक्टिंग एज अ न्यूज एजेंसी ऑफ एनी फॉरेन कंपनी, तो उसको वहां से मिलेगी ना सैलरी। तो कह रहे हैं पर्सन टू होम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। 3 बताओ क्या था? जो अलाउड नहीं थे, जो प्रोहिबिटेड थे, उनके ऊपर नहीं लग रहा। देखो किन के ऊपर नहीं लगेगा। नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 3 शैल अप्लाई टू द एक्सेप्टेंस बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन दैट सेक्शन ऑफ एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रहे हैं किस फॉर्म में? बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन ड्यू टू हिम फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स और बाय वे ऑफ पेमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बताओ आ गई पहली बात समझ में? अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सैलरी के फॉर्म में फॉरेन सोर्स से ये अपनी सैलरी ले रहे हैं तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, मतलब वो प्रोहिबिटेड नहीं होगा। सेकंड वाले में बताओ कैसे पैसा मिल रहा है उसको? कह रहे उसने माल बेचा है, एक्सपोर्ट किया है। अब उसने एक्सपोर्ट किया तो उसकी पेमेंट उसको मिलेगी ना फॉरेन सोर्स से। फॉरेन सोर्स से अगर उसको पेमेंट मिल रही है तो क्या वो भी प्रोहिबिटेड होगी? कह रहे नो, दैट इज अ जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन। थर्ड, as an agent of a foreign source in relation to any transaction made by such foreign source with the central government or state government। ये बताओ क्या हुआ? वो पर्सन यहाँ एज एन एजेंट काम कर रहा है। लेट्स से किसी फॉरेन गवर्नमेंट का यहाँ पर एजेंट है, जैसे यहाँ के एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, मान लो एम्बेसीज होती हैं। अब उनको सैलरी मिल रही है, उनको सैलरी कहाँ मिलेगी? वहां से मिल रही है। तो कह रहे फॉरेन सोर्स से तुमको सैलरी मिल रही है, वो भी एग्जेम्प्ट होगा, वो भी प्रोहिबिटेड नहीं होगा, क्योंकि दैट इज अगेन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, फाइन। ऑल्दो एक चीज अभी आ रही बेटा, ऑल्दो इसमें एक चीज पता क्या होती है, इसका शेल्टर लिया जाता है। जैसे वो कहेंगे कि ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हमने माल बेचा है इसलिए फॉरेन सोर्स ले रहे हैं। फॉरेन सोर्स ले लिया, माल कभी गया ही नहीं। आपको समझ में आया क्या हुआ? कागजों पे दिखा दिया इतना इतना एक्सपोर्ट हुआ, हाँ, और फॉरेन सोर्स रिसीव कर लिया वहां से, तो वो उसमें भी कवर, हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसे ही आ जाएगा कवर। यही सब, इन्हीं सब सोर्सेस, ये मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फेमा, ये सब रिलेटेड है। इसीलिए आपको पता है जो मनी लॉन्ड्रिंग में आपको याद है आपने वो पढ़ा था इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वो फेमा का भी होता है। जो ईडी होता है ना, वो फेमा का भी होता है। फेमा के केसेस में भी ईडी पकड़ता है, क्योंकि ये सब रिलेटेड होता है। अब आप पूछो, याद है कि भूल गए? हाँ 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 हाँ, कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमें सैलरी के फॉर्म में मिल रहा है पैसा, ठीक है। अब तुम्हें सैलरी मिल रहा है, मान लो सैलरी के साथ बोनस मिल गया, ठीक है, तो कह रहे तब भी वो थोड़ी ना मान लिया जाएगा। ओके, बाय वे ऑफ गिफ्ट, अब देखो क्या है, बाय वे ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन provided that such gift or present was accepted in accordance with the rules made by central government। ये समझ गए? वही, हाँ, कह रहे हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ, यही जो मोदी जी जाते हैं, इनको जो बाहर जाते हैं और इनको जो मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता कि मोदी जी को मिल रहा है, दे आर एक्चुअली गिविंग इट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है, एज अ गिफ्ट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव कि आप हमारी कंट्री में आए थे, उस तौर से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो अलाउड होगा। ओके,
फ्रॉम हिज रिलेटिव, आपका रिलेटिव अब्रॉड रहता था, उसने आपको गिफ्ट भेज दिया बर्थडे पर, ये कह रहे फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया, नहीं ले सकते, कर सकते नहीं कर सकते, वो ही तो बढ़िया गिफ्ट भिजवाएगा क्योंकि वो फॉरेन में है, इंडिया वाला क्या ही अच्छा चीज भिजवाएगा, है ना। बाय वे ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल, पोस्ट ऑफिस और एनी ऑथराइज पर्सन, ये भी वही है, रेमिटेंस रिसीव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रेमिटेंस समझ गए, जैसे मान लो एक पर्सन था जिसकी फैमिली यहाँ थी, वो रहता जॉब बाहर करता था, अब उसने वहां से सैलरी कमाई और वो सैलरी वो यहाँ अपने पेरेंट्स को भेज रहा है, रेमिटेंस, ठीक है। अब यहाँ जो पेरेंट्स को भेज रहा है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, कंट्रीब्यूशन हुआ, क्या ये प्रोहिबिटेड मान लिया जाएगा? कह रहे नहीं, अगेन दिस इज अ नॉर्मल जेन्युइन ट्रांजैक्शन, ये भी प्रोहिबिटेड नहीं होगा। और लास्ट वाला देखो, बाय वे ऑफ एनी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड, यहाँ की पढ़ाई आपको नहीं समझ में आई, आप यूएस निकल गए, एक सेकेंड, एक बच्चा ऑनलाइन में पूछ रहा है गूगल पर जो आंसर हमको मिलते हैं उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एग्जाम में, तभी हम क्या बोले बेटा, एग्जाम में कॉपी पेस्ट करने की बात कर रहे हो या कॉपी पेस्ट करके अपने रजिस्टर में लिख के याद करके लिखोगे एग्जाम में? आई डोंट नो, कुछ कॉपी पेस्ट कुछ ना कर लेना। आई थिंक यू आर ट्राइंग टू आस्क इज दैट कि स्कैनर में बहुत लॉन्ग आंसर है तो गूगल से लिख लें, शायद ऐसा कुछ कह रहे हो। बेटा ना स्कैनर से लिखो ना गूगल से लिखो, बुक से लिखो, ऐसा कुछ पूछ लेते एकदम, हम कहाँ थे। हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे कि आपको यहाँ की पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आई तो आप यूएस चले गए पढ़ने, आपने कहा यहाँ का सीएस वीएस अब कुछ नहीं हो नहीं पा रहा हमसे, तो आप चले गए यूएस। अच्छा, वहां आपने अच्छा परफॉर्म किया बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, और वहां की सरकार ने आपको स्कॉलरशिप दी, कैन यू इमेजिन, ठीक है, वो स्कॉलरशिप मिली। अच्छा, फिर वहां पढ़ बढ़ा के आप वापस आ गए अपना देश, ठीक है, अब उन्होंने आपकी स्कॉलरशिप यहाँ भिजवाई, बताओ लेने देंगे कि नहीं लेने देंगे? आप कह रहे कैसे नहीं लेने देंगे, हमारी स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड के फॉर्म में अगर कुछ पैसा आ रहा है, ठीक है, देन इन दैट केस वो भी प्रोहिबिटेड नहीं होगा। बुक से लिखना बेटा, गूगल गूगल कुछ ना करना। चलो अब आओ, प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। अब इन्होंने इतनी सारी बात कही कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती, तो यहां बता रहे पता कैसे चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कह रहे हैं उसके काम क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, इन सब से पता चलेगा कि उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तब वो पॉलिटिकल मान लिया जाएगा और उसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब तो देखना इसका अगला एस्पेक्ट शायद स्टार्ट होगा हॉस्पिटैलिटी, हाँ हॉस्पिटैलिटी पे आ जाओ। अभी तक देखो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। अब हॉस्पिटैलिटी की बात समझो, हॉस्पिटैलिटी में क्या क्या मतलब हुआ, कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, समझ गए। हाँ, हॉस्पिटैलिटीज मतलब वहां का रहना खाना फैसिलिटीज जो भी आप दे रहे हैं, वेलकम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, हॉस्पिटैलिटीज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 देखो, नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, और ऑफिस बियरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, किसके किसके लिए प्रोहिबिटेड है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, तीसरे हो गए जज, चौथे हो गए गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एन कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये हो गए फिफ्थ। शैल, अब देखो, वाइल विजिटिंग एनी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, ये लोग बाहर गए, ठीक है, एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या हुआ, ऐसी इंग्लिश कहां, समझ गए ना सब, एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एनी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, यानी ये लोग बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के किसी भी तरीके की हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लीगली, ठीक है, लीगली नहीं कर सकते। बाकी फिर वो बाद में प्राइवेट कार लेने आ जाती, वो अलग बात है। इनफैक्ट प्राइवेट कार छोड़ो, उनका खुद का बंगला होता है बाहर, वो लोग बंगला ही दे देते हैं सीधे कि ये आपका बड़ी सी हवेली है। खैर, अच्छा एक बात बताओ,
जैसे मान लो यहाँ से गए कोई जज या कोई एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट बाहर गए और बाहर जाके उनको पड़ गया अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक पड़ गया उनको, अब वो होश में नहीं है, ठीक है, और फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की बारी आई। लेकिन जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था तो दिमाग में आया इनको तो हॉस्पिटैलिटी देनी नहीं है, छोड़ दे वहीं मरो। पहले अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके आओ कि तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएं कि ना जाएं, बताइए क्या करना चाहिए। देखो अगले पैराग्राफ में, प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू ऑब्टेन एनी सच परमिशन। अब वो अटैक में मर रहा है, वो कहने पहले जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखवा के लाओ कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएं कि ना ले जाएं। कह रहे अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑब्टेन एनी सच परमिशन फॉर एन इमरजेंट मेडिकल एड नीडेड ऑन अकाउंट ऑफ सडन इलनेस कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग अ विजिट आउटसाइड इंडिया। इसके लिए आपको इमीडिएट परमिशन की जरूरत नहीं है। बट वेयर सच फॉरेन हॉस्पिटैलिटी हैज बीन रिसीव्ड, ये फॉरेन हॉस्पिटलिटी मिल गई, मतलब आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, यानी आपको हॉस्पिटैलिटी कहाँ मिल रही है, हॉस्पिटल में, है ना। द पर्सन रिसीविंग सच हॉस्पिटैलिटी अगर बच गया तो shall give within 1 month from the date of receipt of such hospitality an intimation to the central government as to the receipt of such hospitality and the source from which and the manner in which such hospitality was received। बताओ समझ आ गया क्या हुआ। ये गए थे बाहर घूमने, वहां क्या हो गया, अटैक पड़ गया। अब क्या हुआ, इनको हॉस्पिटल लेके जाना था, तो लेके जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, नहीं पूछना पड़ेगा। अब चले गए हॉस्पिटल, ठीक हो गए। अब क्या कह रहे हैं, कितने टाइम के अंदर, 1 महीने के अंदर इंटीमेट कर दो कि हमें भैया फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिली थी, इस सोर्स से मिली थी। यानी यहां प्रायर इंटीमेशन नहीं होना है, लेकिन बाद में बताना है। क्लियर, ठीक है। देखो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में क्या क्या आएगा। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मीन्स एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन। ये क्या मतलब हुआ, ये आप बहुत करते हैं। अच्छा, हम सोच रहे हैं आपके घर चलें, आपके साथ चलें नहीं नहीं, हाँ बोलो पहले, फिर हम आगे की बात बताएंगे। तो हमने आपसे काम चले, ये जो आपने अभी हाँ बोला ना, ये होता है प्योरली कैजुअल वन। अरे सबने हाँ, तुम्हें छोड़ के सबने हाँ ही बोला है, तुम्ही ने ना बोला है। प्योरली कैजुअल तुम इसलिए मना कर रहे हो ना, फिर सब मिल जाएंगे पिताजी और फिर सब सारी चीजें पता चल जाएंगी कि पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है। बताओ प्योरली कैजुअल वन समझ गए, कैजुअल वन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, ये नहीं हो। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मतलब एक्चुअली में आपको बेनिफिट्स मिले हैं। ओके, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मीन्स एनी ऑफर not being a purely casual one made in cash or kind by a foreign source for providing with a person, देखो क्या क्या मिला, cost of travel to any foreign country territory with free boarding lodging transport medical treatment। ये सारी facilities को क्या माना जाता है, hospitality। ओके, स्टेट द कैटेगरीज ऑफ पर्सन रिक्वायर प्रायर अप्रूवल, ये हम लोगों ने वहां मार्क कर लिया था। किसको किसको प्रायर अप्रूवल चाहिए थी, देखो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बियरर, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एम्प्लॉइज ऑफ कॉर्पोरेशन। ध्यान रखना जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था उसमें लिस्ट ज्यादा बड़ी थी, वो सेक्शन 3 वाले सारे कवर हो रहे थे, और ये वाले कौन से हैं, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी वाले, जिसमें सिर्फ ये लोग अलाउड नहीं है। मतलब इनको अगर लेनी है तो इनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी पहले गवर्नमेंट से। ये पैराग्राफ देखो क्या है, ये वाला पढ़ के देखो, सेम है मेडिकल एड वाला। चलो अब देखो, प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट पर्सन हु is registered and granted a certificate or has obtained prior permission and receives any foreign contribution shall not transfer such foreign contribution। बताओ ये किसके लिए कहा गया, लेट मी सी, आप बताएंगे कि नहीं, ये किसके लिए कहा गया। इतना टाइम लग रहा है। अब बेटा कंट्रीब्यूशन पे आ गया, हॉस्पिटैलिटी वाला देखो खत्म हो गया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसको मिल रहा था, बताओ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एनजीओज, एनजीओज जो सोशल या इकोनॉमिकल एरिया में काम कर रहे थे और जो रजिस्टर्ड थे। अब क्या कह रहे हैं, जिनको मिल रहा है वो क्या नहीं कर सकते,
उसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, अगला देखो, restriction to utilize foreign contribution for administrative purposes. According to section 8, every person who is registered and granted a certificate, बताओ किसकी बात हुई? NGOs की, ठीक है, जो registered हैं, receives any foreign contribution, उनको foreign contribution मिला, shall utilize such contribution for the purpose for which the contribution has been received. ये foreign contribution जो बाहर वालों ने दिया है, ये किस लिए दिया है? आपको चैरिटी के काम करने के लिए दिया है कि खर्चे चलाने के लिए दिया है? कह रहे हैं जिस पर्पस के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है उसी पर्पस के लिए यूज करना होगा। ठीक है, सेकंड देखो, शैल नॉट डिफ्रे एज फार एज पॉसिबल सच सम नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ सच कंट्रीब्यूशन रिसीव टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। बताओ ये क्या पॉइंट हुआ? हाँ, मैक्सिमम कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए लगा सकते हैं? 20%। यानी आपको बाहर से जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 20% से ज्यादा आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए नहीं लगा सकते। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर हम सेक्शन 3 वाली लिस्ट में नहीं हैं, क्या उसके बाद भी मेरे ऊपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने पे रोक लगाई जा सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो? मतलब सेक्शन 3 वाले तो प्रोहिबिटेड है ही हैं, उसके अलावा भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन फॉर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ये सेम पॉइंट किस चीज के लिए हो गया? हॉस्पिटैलिटी के लिए, कि वो जो लिस्ट थी ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और जज और जो भी लिस्ट थी, उनको तो रिस्ट्रिक्टेड है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, उसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी और के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने के पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि अच्छा, हम लोग ये कह सकते हैं कि वो सेक्शन 3 वाली लिस्ट और इधर सेक्शन 6 वाली लिस्ट इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है? इंक्लूसिव कि एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव है, सिर्फ वही नहीं है, अगर सरकार चाहे तो किसी और को उस लिस्ट में ऐड कर सकती है। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट्स करना। फिर आओ ये पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट। सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट मे डीम फिट दैट एनी पर्सन हैज इन हिज कस्टडी और कंट्रोल। देखो, किसी पर्सन के पास क्या है? आर्टिकल और करेंसी, whether Indian or foreign, which has been accepted by such person in contravention of provisions of the act। यहां तक बताओ क्या हुआ? किसी पर्सन की इंक्वायरी हुई और उसके पास क्या मिला? करेंसी या सिक्योरिटी मिली which has been accepted in contravention, मतलब ऐसे पर्सन के पास मिली जिसके पास नहीं होनी चाहिए थी, जो प्रोहिबिटेड थे। then it may by order in writing prohibit such person from paying, delivering, transferring otherwise dealing with any manner whatsoever such article or currency save in accordance with the written orders of the central government। क्या वो पर्सन वो करेंसी किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? नो। कह रहे हैं अगर आपके पास ऐसी कोई करेंसी या सिक्योरिटी मिली है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के, आप उसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कुल मिला के ये एक्ट ये बोल रहा है, ना ही आप रिसीव कर सकते हैं और ना ही अगर आप किसी और को मिली है तो आप उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम नहीं ले सकते। रजिस्ट्रेशन, अब ये किस चीज का रजिस्ट्रेशन है बताइए? फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। कह रहे हैं देयर आर 2 मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग परमिशन। परमिशन लेने के 2 मोड्स थे, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा प्रायर परमिशन। बताओ, कंट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कर रहे थे? रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, सिर्फ उन्हीं को मिल रहा था, और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी वाले में प्रायर परमिशन लेनी पड़ रही थी। तो यही 2 तरीके हैं, ये था कंट्रीब्यूशन के लिए और ये वाला था हॉस्पिटैलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ, रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगा? फर्स्ट पॉइंट बताओ किसको मिलेगा? 3 तरीके होते हैं एनजीओ खोलने के, या तो आप एनजीओ सोसाइटी के फॉर्म में खोलो, या तो ट्रस्ट के फॉर्म में खोलो, और या तो सेक्शन 8 कंपनी के नाम पे खोलो। ठीक है, यही 3 तरीके हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन तब मिलेगा जब आपकी एंटिटी इन तीनों में से किसी एक में रजिस्टर्ड हो। एनी डाउट? अगली एलिजिबिलिटी देखो, बी इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 years, कम से कम 3 साल से एग्जिस्टेंस में हो,
and has undertaken reasonable activity in its chosen field. मतलब जो चैरिटी का काम है वो आप पिछले 3 साल से कर रहे हो, तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। ये किसके लिए है? अगेन कंट्रीब्यूशन के लिए। और ये एलिजिबिलिटी बताओ किसके लिए है? प्रायर परमिशन। ठीक है, ये भी वही है, एन ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्मेटिव स्टेज। अब देखो ये एक और पोर्शन इसमें समझना, हॉस्पिटैलिटी के अलावा एक और चीज है, ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्मेटिव स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज समझ गए? अभी बनी नहीं है, बन रही है। ठीक है, अब जो बन रही है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता अभी, तो वो क्या ले लेते हैं? प्रायर परमिशन। मतलब आप कह रहे हैं कि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेके ही एनजीओ बनाएंगे, ठीक है, तो ये कह रहे हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता, तो उनको क्या लेनी पड़ती है? प्रायर परमिशन। और पॉइंट्स वही हैं कि वो या तो सोसाइटी में, देखिए लिखा है ना, फॉर दिस पर्पस द एसोसिएशन शुड मीट फॉलोइंग क्राइटेरिया, बी रजिस्टर्ड अंडर, यानी आप जब इसको बनाएंगे तो किसके अंडर रजिस्टर कराएंगे? इन तीनों में से किसी एक में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सबमिट अ स्पेसिफिक कमिटमेंट लेटर फ्रॉम द डोनर इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको बताना पड़ेगा कि फॉरेन का वो बंदे से चिट्ठी लेकर आओ कि वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है और उसने किस पर्पस के लिए दिया है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे तब हम आपको परमिशन देंगे कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं। तो दो तरीके हो गए, रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी बन चुके हैं, और जो फॉर्मेटिव स्टेज में है वो लेंगे प्रायर परमिशन। हॉस्पिटैलिटी वाले भी क्या लेंगे? प्रायर परमिशन। हाँ, ये देखो कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन। अब किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी? बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, पढ़ो। फर्स्ट बताओ क्या नहीं होना चाहिए? फिक्टिशियस या बेनामी नहीं होना चाहिए। आई होप समझा नहीं रहे हम, ठीक है। सेकंड बताओ कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए किसी भी गलत काम के लिए। थर्ड, नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड क्रिएटिंग कम्युनल टेंशन। कम्युनल टेंशन डिसहार्मनी, समझ गए? ये टेररिज्म, लड़ाई झगड़ा, इन सब में आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ डाइवर्जन और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। पहले कभी आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया तो और आपने उसका मिस यूटिलाइजेशन कर लिया तो आपको आगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा। अगले वाले में बताओ क्या है? हाँ, कह रहे हैं आप इंगेज इन प्रोपोगेशन ऑफ सेडिशन और एडवोकेट वायलेंट मेथड्स टू अचीव इट्स एंड। दंगा वंगा करने के लिए पैसा मंगा रहे हैं। इज नॉट लाइकली टू यूज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर पर्सनल गेन। जो बाहर से पैसा आप ले रहे हैं वो किस पर्पस के लिए? पर्सनल गेन के लिए यूज नहीं होना चाहिए। आई होप दीज पॉइंट्स आर ओके, ठीक है। और बी वाला बताओ, आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से कंट्री में क्या इफेक्ट नहीं होना चाहिए? कंट्री की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, फेयरनेस, फ्रेंडली रिलेशन, हार्मनी, ये सब इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सी वाला क्या है? आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से क्या नहीं हो सकता? कोई ऑफेंस तो नहीं इंसाइट हो रहा है। शैल नॉट एंडेंजर द लाइफ। आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया, उससे यहाँ बम बनाए और बम फोड़ दिए, ठीक है, कह रहे ऐसा नहीं होना है, यहाँ पे किसी की लाइफ एंडेंजर नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में कुछ कुछ मेन बस टॉपिक्स हैं, ठीक है, वही है इंपॉर्टेंट, बाकी बहुत डिटेल में नहीं है। अगला वाला सिर्फ हेडिंग से पढ़ के बताओ। आई थिंक क्लियर है। जो भी ये पर्सन हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन के तौर पर उनका क्या लेना पड़ेगा? आधार नंबर। सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, कौन से सर्टिफिकेट की बात बता रहे हैं पहले बताओ? वो एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन मिला है। सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इज सेटिस्फाइड दैट पेंडिंग कंसिडरेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ कैंसिलिंग। बताओ क्या फर्क हुआ सस्पेंशन कैंसिलेशन? जब तक अभी इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है तब तक रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा, और एक बार प्रूव हो गया कि आप गलत काम कर रहे हैं तो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां पे ग्राउंड्स मार्क कर लो कैंसिलेशन के, मैं कैंसिल द सर्टिफिकेट इफ। पढ़िए चारों पॉइंट्स। डन। हमको फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस बताओ। फिर क्या पढ़ा था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट?
नमन बताओ फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस। रुको रुको रुको, लेट हिम ट्राई। एक ही नमन है हमारी क्लास में। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट। बताओगे कि चलें आगे? अच्छा, क्या डिफरेंस समझ में आया? पहले वाले में क्या वायलेट कर रहा है? सर्टिफिकेट के टर्म्स एंड कंडीशन। और थर्ड में क्या वायलेट कर रहा है? एक्ट को वायलेट कर रहा है। ठीक है, यही बताना था ना। हाँ वही तो। ओके, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। अच्छा, सस्पेंशन हो गया, कैंसिलेशन हुआ, सरेंडर क्या हुआ? हाँ, खुद वॉलेंटरली कर रहा है। ठीक है, बस। Renewal of certificate देख लो, section 16 provides that every person who has been granted a certificate shall have such certificate renewed within 6 months before expiry of the period of the certificate। यानी जब आपका वो टेन्योर खत्म होगा उसके 6 महीने पहले आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। और थर्ड पैराग्राफ में मार्क करो, the central government shall renew the certificate ordinarily within 90 days as it may deem fit and grant a certificate or renewal for a period of 5 years। यानी रिन्यूअल वाला भी फिर कितने साल के लिए रिन्यू हो जाएगा? 5 years के लिए। बस दैट्स इट। ऑफेंसेस आप चाहें तो इसके छोड़ सकते हैं। हाँ, इस चैप्टर के ऑफेंसेस छोड़ दीजिएगा, बाकी आपको ये सब पता ही है, कंपाउंडिंग एंड कॉम्पोजिशन, दैट्स इट। जितने टॉपिक इसमें कर लिए उतने सफिशिएंट है। इसकी पेनाल्टीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको पता है बना बना के कैसे लिखना है। ठीक है, अरे पेनाल्टी बन सकती है, आपके अंदर वो कला है कि आप सब बना सकते हैं। आंसर कोई छोड़ के नहीं आना, वैसे पेनाल्टी डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। ओके, ये पूछ सकते हैं कि ये अलाउड है कि नहीं, एंड व्हाट पेनाल्टी कैन बी लेवीड। तो 2 पार्ट्स में आ सकता है क्वेश्चन। इतना सफिशिएंट है, प्लस स्कैनर और कर लेना। हाँ, क्योंकि ये पूरा नहीं है ना बेटा। ये क्या होता है मैं आपको बताएं, उसमें लिख दिया जाता है कि अमाउंट एज मेंशन इन द शेड्यूल। अब ये इतने छोटे छोटे एक्ट थोड़ी ना है, ये बहुत बड़े बड़े, फेमा सबसे बड़ा है। बट आपके में ऐसे 4-5 पन्नों में निपटा देते हैं कि बस वर्किंग नॉलेज हो जाए कि इसका मतलब क्या होता है। अब वो शेड्यूल दे देते हैं, अब शेड्यूल में अलग अलग चीजों की अलग अलग लिमिट स्पेसिफाइड है। इस चीज का आर्टिकल है तो इतने तक की वैल्यू, फिर इस चीज का आर्टिकल है तो इतने तक की वैल्यू। तो वो सब कोर्स में कवर्ड ही नहीं है। हॉस्पिटैलिटी वगैरह के लिए। हाँ, एक्चुअली जब हम लोग कहते हैं कैंडिडेट फॉर इलेक्शन या पॉलिटिकल पार्टी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई मतलब लीगल हो गई, मतलब जीतने के पहले तक वो पॉलिटिकल पार्टी है, जीतने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई। डिफरेंस समझे क्या हुआ? जब तक वो जीती नहीं तब तक वो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है और पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन एक बार जब सरकार बन गई, अब हम लोग कहते हैं कि बीजेपी इज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एक्चुअली वो मंत्रालय है। ठीक है, रूलिंग पार्टी बीजेपी कह सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते बीजेपी सरकार है, ये नहीं कह सकते। तो वो एक डिफरेंस आ जाता है, बट है कुछ नहीं, बात वही है। ठीक है, बट ये माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग एज पर द रूल्स, इसलिए। बताएं। हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, मतलब आप उन उन पॉइंट्स में से थे ना, जज और ये सब। नहीं, फीस नहीं ली, वही तो हॉस्पिटैलिटी हुई। कि जैसे, हाँ जज वहां, और क्या, तभी तो हॉस्पिटैलिटी हुई। जज बाहर गया, उसको अटैक पड़ा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उसका सारा खर्चा बाहर के लोगों ने उठाया। ये हॉस्पिटैलिटी है। अगर उस बेचारे ने खुद दिया है तो काहे की हॉस्पिटैलिटी? हॉस्पिटैलिटी का मतलब ही यही है, दूसरा आपके लिए खर्च कर रहा है, आपने खर्च किया, देन दैट इज नो हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, फाइन। और कोई क्वेश्चन? चलो, सो वी आर डन विद एफसीआरए। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्कैनर जरूर एक बार इसका देख लेना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ओके।